पिता के गुजर जाने के बाद कविता और उसकी माँ सुमन की दुनिया जैसे किसी तूफान में बिखर गई थी। सहारा देने के नाम पर चाचा गिरधारी और चाची बिमला ने उनकी जिम्मेदारियां तो उठा ली, लेकिन उनके मन में दया से ज़्यादा स्वार्थ और हिसाब किताब चलता रहता था। चाचा अक्सर कहते, लड़की जितनी देर तक मायके में रहेगी उतना घर का बोझ बढ़ेगा, और चाची हर बार ताने देती, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन हर बार यह लड़की अपनी जुबान चला देती है, उल्टा सीधा जवाब देकर सब बिगाड़ देती है। अब की बार भी अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे माहौल में कविता अक्सर अपनी किताब को सीने से लगाकर बैठ जाती। बीए फाइनल की तैयारी चल रही थी और वह चाहती थी कि कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन आज किताबें उसके लिए ढाल नहीं थी, बल्कि हिम्मत की असली ज़रूरत थी। क्योंकि आज फिर एक रिश्ता देखने आया था। लड़के वाले पूरे ताम झाम से आए थे। लड़का उसकी माँ शांति देवी, उसके चाचा चाची, बड़ा भाई और भाभी। बस लड़के के पिता नहीं आए थे। सुमन ने सुबह से ही घबराते हुए तैयारियां की थी। चाचा ने जेब कसकर भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि लड़की वालों ने सत्कार ठीक से नहीं किया। बैठक में चाय और मिठाई का सुगंधित माहौल बना। तभी चाची बिमला ने कविता से धीरे से कहा, बिटिया, सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना। कविता झिझकते हुए पहले अपनी होने वाली सास के चरण छूने को झुकी, लेकिन शांति देवी सख्त स्वर में अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, रहने दो, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हें बहुत लोग हैं, तुम लड़के के चाचा चाची के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। कविता का चेहरा एक पल को उतर गया। उसने सिर झुका लिया और ट्रे से कप उठाकर शांति देवी की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो। यह वही चेहरा था जिसे वह पहले भी एक बार किसी सामाजिक कार्यक्रम में देख चुकी थी। वही हल्की मुस्कान, वही आत्मविश्वास। अंदाज में ख्याल आया, अरे यह वही है, और आज इसी का रिश्ता मेरे लिए आया है। बस यही सोचते ही उसके हाथ कांप उठे और कप से चाय छलक कर सीधे शांति देवी की साड़ी पर गिर गई। माहौल एकदम भारी हो गया। शांति देवी तमतमाकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं कोई बीमारी तो नहीं? कविता हड़बड़ा गई। कुछ बोल पाती उससे पहले ही चाची बिमला तुरंत बीच में बोल पड़ी, नहीं नहीं जी, यह तो डर के मारे कांप रही थी। लेकिन शांति देवी का चेहरा और कठोर हो गया। वे एक के बाद एक सवाल दागने लगी, कितनी पढ़ी लिखी हो? शादी के बाद पढ़ाई या नौकरी करने का कोई इरादा तो नहीं? खाना बनाना आता है या नहीं? घर के सारे काम आते हैं कि नहीं? पीछे से लड़के की चाची ने हंसते हुए कहा, तो बेटी बताओ, खीर कैसे बनती है? कविता ने स्वयं से पूरी विधि बता दी और पूछा गया, सांभर में तड़का किसका लगाया जाता है? कविता ने शांति से जवाब दिया, राई और करी पत्ते का। इतना सुनकर शांति देवी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने आगे कहा, सिलाई कढ़ाई आती है? इससे पहले कि कविता कुछ कहती, चाची बिमला झट से बोल पड़ी, अरे जी, इसे सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी तरह आती है। देखिए, सारे पावदान और मेज पोस्ट इसी ने बनाया है। लेकिन यह झूठ था। कविता को यह सब नहीं आता था। वह सच बोलना चाहती थी, मगर उसके चाचा चाची हर बात में उसकी झूठी तारीफ किए जा रहे थे, ताकि किसी तरह यह रिश्ता पक्का हो जाए। शांति देवी ने शक की नज़र से कहा, यह सब तो आम बातें हैं। तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि हम क्या पूछेंगे, इसीलिए लड़की ने रट्टा रटाया जवाब सिखा दिया होगा। कविता ने सीधा जवाब दिया, जी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मैं जो भी बता रही हूँ वह सच है। शांति देवी की आंखें और तेज हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा, जरा अपने बाल खोलकर दिखाओ, असली है या नकली? कविता तमतमा गई, लेकिन उसकी चाची ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके बाल खोल दिए और बोली, देखिए, बिल्कुल असली बाल है, काले और घने। अब शांति देवी ने और कठोर लहजे में कहा, जरा चलकर दिखाओ, देखो पैरों में कोई कमी तो नहीं। कविता भीतर से शर्मिंदा भी थी और गुस्से से जल भी रही थी, लेकिन फिर भी चुपचाप उठकर चली। इसके बाद शांति देवी बोली, अब तुम्हारा मेकअप
चेक करना है, देखना है कि सुंदरता असली है या मेकअप का कमाल। कविता का सब्र जवाब देने लगा। उसने गुस्से में अपना चेहरा आगे कर दिया और कहा, लीजिए चेक कर लीजिए। शांति देवी ने उसकी डुड्डी पकड़कर दाढ़ी पकड़कर उंगली से उसके गाल पर जोर से रगड़ा। सब लोग असहज होकर एक दूसरे को देखने लगे। कविता ने संयमित लेकर दृढ़ स्वर में कहा, आंटी, अगर कुछ और पूछना है या चेक करना है तो अभी कर लीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति देवी एक पल को झेप गई, लेकिन फिर भी बोली, मेरी एक बात तुम लोग का कान खोलकर सुन लो। हमारी परंपरा है कि शादी के बाद बहुएं न तो पढ़ाई करती है, न नौकरी करती है और न ही मायके जाती है। यह सब भुला देना। कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होठ कांप गए। बीए फाइनल के इम्तिहान नज़दीक थे और उसे यह खबर किसी बिजली की तरह लगी। उसकी आंखें भर आई। लेकिन उसी समय सुमन ने धीरे से कहा, बेटा चलो, अब तुम दोनों थोड़ी देर अकेले बात कर लो। कविता और वह लड़का पास के कमरे में गए। लड़के ने बैठते ही कहा, देखो, मैं माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पूछ लिया। कविता पहले से ही तनी हुई थी। उसने कहा, मैंने तो सच सच बता दिया, लेकिन क्या यह सब जांच पड़ताल सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? लड़कों को भी तो जांच होनी चाहिए। लड़का थोड़ा चौंका, बोला, ठीक है, तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो। कविता ने कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? लड़का हंसकर बोला, लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती। कविता ने तुरंत पलटकर कहा, क्यों? क्या ये नियम सिर्फ लड़कियों के लिए ही बने हैं? लड़की से जो मन आए वो पूछ लो। उसके बाल खींचकर देख लो कि असली है या नकली है। उसके चेहरे की चमकी तक रगड़ कर जांच लो कि कहीं ज़्यादा मेकअप तो नहीं। उसे चलाकर देख लो कि उसके पैर हाथ सही है या नहीं। लेकिन लड़के से उसकी सैलरी तक नहीं पूछी जा सकती। यह सुनकर लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे गुस्सा मत करो, मैं मजाक कर रहा हूँ था। ठीक है, मेरी सैलरी 50,000 है और मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। कविता ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि शादी के बाद मैं बीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊँगी, इम्तिहान नहीं दे पाऊँगी, मायके नहीं आ पाऊँगी। एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और इम्तिहान भी दूँगी। अगर इस पर सहमति होगी तभी यह शादी होगी, वरना नहीं। लड़की ने गंभीर होकर कहा, इस बारे में तुम मेरी माँ से मत कहना। यह सब मत मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली लगती है, क्या तुम भी वैसे ही हो? लड़का बोला, हाँ, मैं तो गुस्से वाली हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। कविता के चेहरे पर पहली बार हल्की हंसी आ गई। रिश्ता देखने की रस्म पूरी होने के बाद जब लड़के वाले अपने घर लौटे तो रास्ते भर शांति देवी का चेहरा सख्त बना रहा। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने भाई और भाभी से कहा, मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। हर बात का जवाब दे रही थी, जैसे उसकी जुबान पर ब्रेक ही न हो। ऐसी लड़कियां हमारे खानदान की परंपराओं में फिट नहीं बैठती। बहू को तो शालिनी, चुपचाप आज्ञाकारी होना चाहिए। यह तो उल्टा सीधा बोल रही थी। उसकी जुबान तो जैसे कैंची की तरह चलती है। लड़का शांत था, मगर उसका चेहरा पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे तो वो अच्छी लगी, कम से कम झूठ नहीं बोल रही थी। हर सवाल का जवाब साफ और सीधेपन से दे रही थी। भाभी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, लड़की में आत्मविश्वास है। ऐसे ज़माने में यही ज़रूरत है। खाना पीना कामकाज तो सब सीखी जाती है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत सब में नहीं होती। लेकिन शांति देवी ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों की राय की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वही जो मैं तय करूंगी। घर पहुंचकर उन्होंने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया और साफ कह दिया, मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। लड़की ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाली है, आगे चलकर घर में चैन नहीं रहने देगी। तभी लड़के के चाचा बोले, भाभी जी, लड़की में कोई कमी नहीं, माँ बाप नहीं है, बेचारी ने मुश्किल हालात देखे हैं। ऐसे में अगर हम उनसे अपना ले तो पुण्य भी मिलेगा और घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। बड़ा बेटा भी बोला, माँ, मुझे लगता है आप ज़रा ज़्यादा सख्ती कर रही है। लड़की के जवाब में भी सच्चाई थी। अगर आपने गौर किया हो
तो उसने साफ कहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। इसमें बुरा क्या है? सारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि शांति देवी पर दबाव बढ़ गया। अंत में उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन याद रखना, शादी के बाद वही होगा जो मैं चाहूँगी। पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी सब भूल जाना पड़ेगा। उधर लड़की के घर में हालात बिल्कुल उल्टे थे। रिश्ता देखने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, चाचा गिरधारी ने ताने कसने शुरू कर दिए। हर बार यही होता है, इस लड़की की जबान से सारे रिश्ते भाग जाते हैं। कितने अच्छे लोग आए थे, पर हर बार यह कुछ न कुछ उल्टा बोलकर सब बिगाड़ देती है। अब की बार भी अगर रिश्ता टूटा तो समझ लो, मैं अब और इस बोझ को नहीं ढोऊंगा। तुम माँ बेटी अपना इंतजाम कहीं और कर लेना, बिमला चाची ने और जहर मिलाते हुए कहा। सच कहूँ तो इसकी कैंची जैसी जुबान ही इसकी दुश्मन है। देख लेना, अगर यह लड़की कहीं यही पड़ी रही तो एक दिन सबको मुसीबत में डालेगी। कविता और उसकी माँ चुपचाप आंसू बहाती रह गई। सुमन ने रोते हुए कहा, बेटी, अगर तेरे पिताजी होते तो यह सब कहीं देखने को न मिलता, पर क्या करे, किस्मत की ऐसी निकली। कविता ने अपनी माँ का हाथ थामा और भीतर भी भीतर सोचने लगी।